जैसे कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में ब्रिक्स समिट अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे फ्रॉम 22 अगस्त टू 24 अगस्त। और इस मीटिंग के सभी हाइलाइट्स, मेजर डिसीजंस एंड उनके क्या मायने हैं, उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि ये 15वीं ब्रिक्स समिट इतनी ऐतिहासिक क्यों है और उसके पीछे के हर एक पहलू को हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सो वी विल बी कवरिंग दिस टॉपिक इन 3 पार्ट्स। पार्ट 1, आपका सचेतनता चैनल में स्वागत है। मैं आपका दोस्त अरमान। तो अभी तक ब्रिक्स से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी घटनाएं थी उन सभी के ऊपर हमने अपने पिछले सेशंस में चर्चा किया था, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिक्स ना जाने के पीछे की कैलकुलेटिव फॉल्स नैरेटिव हो और इसके साथ अन्य कई सारी खबरें जो कि ब्रिक्स से जुड़ी हुई थी। अब ब्रिक्स मीटिंग जो कि 22 से 24 अगस्त तक चली थी उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं हम। तो ये प्रधानमंत्री के ऑफिस से ये जानकारी दी जाती है। तो 22 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार 6:30 बजे लगभग प्रधानमंत्री जाकर के साउथ अफ्रीका में पहुंचते हैं टू अटेंड द ब्रिक्स समिट। और उनका स्वागत साउथ अफ्रीका के डिप्टी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। और इसके बाद 24 अगस्त के 11:30 बजे तक यह आधिकारिक जानकारी प्रधानमंत्री ऑफिस से आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिक्स समिट एंड ब्रिक्स प्लस डायलॉग सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स को ग्लोबल साउथ का वॉइस बनने के लिए कहा, यानी कि एक तरीके से उन्होंने ब्रिक्स का ग्लोबल साउथ पर अपना समर्थन मांगा, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लोबल साउथ जो कि एक इंडिया का इनिशिएटिव है और इसके साथ भारत और अफ्रीका के मध्य रिश्तों को और भी ज़्यादा मधुर करने के लिए और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने वहाँ पे चर्चा भी की। और ये आप देखते हैं तस्वीरों में सभी राष्ट्राध्यक्षों को इन द ब्रिक्स समिट। परंतु रशिया की तरफ से उनके विदेश मंत्री यहाँ पे पहुँचे थे, क्योंकि आईसीसी के द्वारा पुतिन को वांटेड करार देने के बाद वो किसी भी आईसीसी सिग्नेटरी देश में आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और साउथ अफ्रीका भी उनमें से एक है। और उसी के चलते रशिया को रिप्रेजेंट करते हुए वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ पे पहुँचे हैं। और इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर कई सारी बायलैटरल मीटिंग्स भी करते हैं एक्सेप्ट द ब्रिक्स मीटिंग, जिसपे कि वो ईरान, इथोपिया, सेनेगल एंड मोजाम्बिक के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलते हैं और उनसे कई विषयों पर चर्चा भी करते हैं, जिससे कि दोनों ही राष्ट्रों के मध्य जो मैत्रिक संबंध है उसमें और भी मधुरता आए। परंतु भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा जब इतने सारे अन्य राष्ट्रों के साथ बातचीत की गई तो वहाँ पे मौजूद शी जिनपिंग के साथ, यानी कि चाइना के राष्ट्रपति के साथ क्या कुछ बात हुई है। कोई ऑफिशियल वार्ता तो नहीं, परंतु एक अनऑफिशियल दो टुक बात ज़रूर हुई है इन राष्ट्राध्यक्षों के मध्य। और इसी विषय में जब चाइना से पूछा गया कि किसके द्वारा ये इनिशिएट किया गया था, यानी कि बातचीत किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो चाइना का कहना था ये भारत के द्वारा शुरू की गई थी। जबकि भारत से पूछे जाने पर उनका जवाब था कि ये चाइना के द्वारा शुरू की गई थी। परंतु भारत का ये कहना था कि बहुत समय से ही चाइना की तरफ से डिमांड आई थी कि दोनों ही राष्ट्रों के मध्य बातचीत होनी चाहिए। तो उसी कड़ी में इस प्रकार से हम कुछ चलते चलते डिस्कशंस को हम देखते हैं। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में भी अपनी बातें सबके सामने रखी, जिसमें कि उन्होंने प्रमुखता भारत में बढ़ती अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेसेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी के विषय में उन्होंने बातें सामने रखी। और इसके साथ भारत के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर जो कीर्तिमान स्थापित किया गया है उस विषय में भी उन्होंने बातें साझा की। और ब्रिक्स की इन सभी मीटिंग्स एंड गेट टुगेदर ख़त्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस पहुंचते हैं। और ऐसा पिछले 40 सालों में पहली बार हो रहा है कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस जाके पहुंचे हैं। और इनका स्वागत ग्रीस के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर के द्वारा किया गया। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रीस की तरफ से ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर भी दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। ये निश्चित एक बड़ी घटना हो जाती है, क्योंकि 4 दशकों में पहली बार एक भारतीय प्रधानमंत्री का ग्रीस में जाना और वहाँ जाते ही उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर जैसा एक बड़ा सम्मान से नवाजा जाना। हम वापस अपनी डिस्कशंस को ब्रिक्स के ऊपर लाते हैं। हम इस सेशन के स्टार्टिंग में जो चर्चा कर रहे थे कि ब्रिक्स समिट में हुई एक ऐतिहासिक घटना, जो कि अभी तक ब्रिक्स समिट में हो रहे सभी घटनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, दैट इज़ द ब्रिक्स एक्सपेंशन। ब्रिक्स में नए देश जोड़े जा चुके हैं जो कि 1 जनवरी 2024 से ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे। और ये घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स को देखें
तो उसमें केवल 5 मेंबर्स थे, और जो नए देश जोड़े गए हैं वो नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स से भी ज़्यादा हैं, जो निश्चित ही एक अभूतपूर्व घटना है। इफ इन्फोग्राफिक्स के जरिए हम देखते हैं कि रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील ब्रिक्स संगठन से सबसे पहले आकर के जुड़े थे इन द ईयर 2009। भले ही रशिया का लगभग सारा भाग एशिया में आता हो, परंतु उसका बहुत सा भाग यूरोप में भी आता है, और विशेष करके रशिया की कैपिटल मॉस्को भी यूरोप के कॉन्टिनेंट में आती है। तो इसी कारण से कई बार रशिया की यूरोपियन कंट्री भी माना जाता है। इसी कारण से ब्रिक्स में यूरोप से रशिया को माना जाता है, जबकि एशिया से चाइना और इंडिया दोनों आते हैं, और इसके साथ लैटिन अमेरिका में से ब्राज़ील आता है। परंतु ये देखा गया कि अफ्रीका की तरफ से जब किसी का भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और अफ्रीका में उस समय सबसे मजबूत राष्ट्र, एक बेटर परफॉर्मिंग राष्ट्र साउथ अफ्रीका ही था। इसी कारण से साउथ अफ्रीका को 2010 यानी कि अगले ही साल जोड़ा गया और इस संगठन को ब्रिक्स संगठन बनाया गया। परंतु 2010 के बाद, इतने समय अंतराल के बाद, नए देशों को जोड़ा गया है, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना जैसे देश शामिल हैं। और इसके साथ कई अन्य देश भी हैं, जैसे कजाकिस्तान, बेलारूस, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे कई अन्य राष्ट्र भी इस संगठन का भाग बनना चाहते हैं, जो कि नियरली 20 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से ये कुछ 6 देशों को ही अभी जोड़ा गया है। संभवतः आने वाले सालों में हम अन्य राष्ट्रों को भी इससे जुड़ता हुआ देखेंगे। हमने जैसे कि पिछले सेशंस में चर्चा किया था कि भारत एक्सपेंशन के खिलाफ है और वो एक्सपेंशन नहीं चाहता है। एक्चुअली इंडिया का मानना है कि पहले एक फ्रेमवर्क तैयार कर लिया जाए, एक प्रोसीजर निर्धारित कर लिया जाए, जिसके तहत कि देशों को एंट्री दी जानी चाहिए, ना कि किसी भी देश के द्वारा रैंडमली एप्लीकेशन दे देने पर या आग्रह करने पर उन्हें किसी के भी द्वारा उसमें एंट्री दी जाए, क्योंकि ऐसे रैंडम तरीके से किसी को भी जोड़ देने से ब्रिक्स की क्रेडिबिलिटी गिर सकती है। और भारत इस प्रकार से कभी भी एक्सपेंशन नहीं चाहता था, जिस प्रकार से चाइना केवल अपने पपेट्स को ही ब्रिक्स कंट्रीज़ में लाना चाहता है, क्योंकि भविष्य में अगर ब्रिक्स में किसी भी प्रस्ताव को वोटिंग के ज़रिए पास कराना हो, तो उसमें चाइना अपने प्रस्तावों को पारित करवाने के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा देशों का मत हो, वही चाहता था। और कई मायनों में जो कंट्रीज़ जुड़े हैं वो चाइना के बहुत ही सपोर्टिव रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपका सचेतनता में आने के लिए धन्यवाद। See you in part 2. Link is in the description.